तो नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं जी, नेबरहुड बेस क्या होती है, नेबरहुड बेस या लोकल बेस क्या होती है टोपोलॉजिकल स्पेस में। इसको आप क्या कहते हैं, इसको बेस एट एक्स भी कहते हैं, आप नेबरहुड बेस भी कहते हैं, लोकल बेस भी कहते हैं। तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा कोई टोपोलॉजिकल स्पेस हो एंड एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, एक्स क्या करना है आपने, कैपिटल एक्स का एक मेंबर फिक्स कर लेना है जिसके ऊपर आप बेस कहने वाले हैं, लोकल बेस डिफाइन करने वाले। अ सब कलेक्शन बीटा एक्स ऑफ टा, एक कलेक्शन है जी बीटा एक्स जिसमें क्या है एक्स के सबसेट्स पड़े हुए हैं, इस सेट टू बी नेबरहुड बेस। इसको हम बोलेंगे कि ये नेबरहुड बेस होगी, ये लोकल बेस होगी या बेस एट एक्स होगी इफ फॉर एनी ओपन सेट यू बिलोंग्स टू टा, अगर हर वो ओपन सेट यू जो एक्स को कंटेन करता है, कंटेनिंग एक्स, देयर इज बी बिलोंग्स टू बीटा एक्स, आपको क्या मिले। अगर आप सबसे पहले आपने क्या करना है, कैपिटल एक्स का एक मेंबर एक्स फिक्स कर लेना है जिसके ऊपर आप नेबरहुड बेस या लोकल बेस कहने लगे। एक सब कलेक्शन ली आपने बीटा एक्स जो एक्स के सबसेट्स हैं लेकिन वो टा में भी मौजूद हैं, उसको आप बोलेंगे नेबरहुड बेस या लोकल बेस या बेस एट एक्स, अगर हर वो ओपन सेट यू जो एक्स को कंटेन करता है उसके लिए आपको क्या मिले, एक बीटा एक्स का मेंबर बी मिल जाए, सच दैट कि एक्स जो है वो आपका क्या हो, इस बी में हो और बी जो है वो इस ओपन सेट का क्या हो, सबसेट हो। आपने करना क्या है, आपने एक्स के कोरस्पॉन्डिंग हर एक ओपन सेट देखना है, यानी एक्स को कंटेन करने वाला हर एक ओपन सेट, उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको बीटा एक्स में से एक एलिमेंट बी मिल जाए हर एक ओपन सेट के लिए, कि एक्स जो है वो उस बेस एलिमेंट में हो, बी में हो, और जो बी है वो इस ओपन सेट यू का सबसेट हो। अगर ऐसा हो रहा है तो हम ये जो कलेक्शन हमने बनाई है बीटा एक्स, इसको क्या बोलेंगे, नेबरहुड बेस बोलेंगे, या इसको हम क्या बोलेंगे, लोकल बेस या बेस एट एक्स। चलिए एग्जांपल की तरफ आते हैं। एग्जांपल क्या है जी, सेट एक्स आपने लिया ए बी सी, टा में क्या आपने लिया फाई एक्स ए बी ए और बी। अब देख सकते हैं ये टोपोलॉजी है। उसके बाद मैंने एक नेबरहुड बेस लिखी है जी ए के ऊपर, बीटा नॉट ऑफ ए, फिर बीटा वन ऑफ ए, फिर बीटा टू ऑफ ए, यानी एक ही पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग एक से ज्यादा लोकल बेसिस भी एग्जिस्ट कर सकती हैं। आप देख लें यहां पे मैंने एक कलेक्शन ली जी जिसमें सिर्फ क्या है, सिर्फ सिंगलटन सेट ए मौजूद है। अब मैंने ये चेक करना है कि ये जो नेबरहुड, ये जो आपके पास कलेक्शन है ये नेबरहुड बेस है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे हर वो ओपन सेट देखना है जो ए को कंटेन करता हो। ए को कंटेन करने वाले ओपन सेट्स कितने हैं जी, एक, एक और एक ये वाला है, ए भी है, ए बी भी है और एक्स भी है। और ए आपका होना चाहिए किसी बेस मेंबर में, ए किस में है जी, इस बेस मेंबर में, और ये बेस मेंबर जो है आप यहां से कोई भी ओपन सेट अगर पकड़ते हैं जो ए को कंटेन करने वाला है, तो u की जगह आप x रख लें, u की जगह आप a रख लें, u की जगह आप a b रख लें, तब भी आपकी ये डेफिनेशन जो है वो मीट हो रही है। तो आप तीनों से बेसिकली आपने हर एक ओपन सेट के लिए वेरीफाई करना है। तो हर एक ओपन सेट के लिए आप यही वाला बेस मेंबर ले लें कि एलिमेंट a जो है वो इस बेस मेंबर में है, और ये जो बेस मेंबर है, बेस का एक एलिमेंट है, ये a को कंटेन करने वाले हर एक ओपन सेट का क्या है, सबसेट है। सो ये हमारी जो कलेक्शन है बीटा नॉट ऑफ ए, जिसमें सिर्फ सिंगलटन सेट ए है, सिंगलटन सेट ए है, ये क्या है, नेबरहुड बेस है ए के ऊपर। तो एक से ज्यादा भी हो सकती हैं, जैसे मैंने बात की बीटा वन ऑफ ए मैंने लिखा ए और ए बी, जिसमें सिर्फ ये दो सेट्स हैं। अब ये हमने देखनी है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हर एक ओपन सेट देखना है जो ए को कंटेन करता हो। तो वही तीनों ओपन सेट्स हैं जी जो ए को कंटेन करते हैं, उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें इधर से एक एलिमेंट बी से मिलना चाहिए बीटा वन ऑफ ए से। ए आपका किस किस ओपन सेट में है, ए में भी है, ए बी में भी है और एक्स में भी है। अगर मैं बात करूं इसके लिए कि ए इस ओपन सेट ए में है जिसमें सिर्फ ए ही मौजूद है, तो अब उसके लिए मुझे बेस में से एक ये वाला एलिमेंट मिल जाता है जी, कि जिसमें ए है और ये सेट जो है वो इस ओपन सेट का क्या है, सबसेट है। ए जो है वो आपका क्या है, इसमें भी है, एक्स में भी है, उन सब के लिए आपको ये ए मिल जाता है। और आप इसके लिए ऐसे भी कर सकते हैं कि ए इस ओपन सेट में है, ए बी में, और इसके लिए आपको बेस मेंबर ये मिल जाता है जी, कि जिसमें ए है और वो बेस मेंबर इस ओपन सेट का सबसेट है। इसी तरह ए इस ओपन सेट में है और ये ए आपका इस बेस मेंबर में है और ये बेस मेंबर इस ओपन सेट एक्स का सबसेट ही है। सो ये भी कलेक्शन जो है वो आपकी क्या है, सब नेबरहुड बेस है या लोकल बेस है एट ए।
सिमिलरली आप ये भी डिफाइन कर सकते हैं बीटा 2 ऑफ ए, आप खुद से इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि ये क्या है, ए के ऊपर नेबरहुड बेस है। चलिए एग्जांपल 2 की तरफ बढ़ते हैं जी। एक्स मैंने एबीसी लिया, टा में लिया फाई ए बी बी सी, तो ये एक टोपोलॉजी है। देन बीटा नॉट ऑफ ए मैंने लिया एक्स ए बी, ये एक लोकल बेस है ए के ऊपर। और मैंने बीटा 1 ऑफ ए भी ले ली, ये भी लोकल बेस है ए के ऊपर। सिमिलरली मैं बीटा नॉट ऑफ बी ले लेता हूं जी, जिसमें सिर्फ सिंगलटन सेट बी मौजूद है। आप खुद से वेरीफाई कर लीजिएगा कि ये नेबरहुड बेस है, ये भी नेबरहुड बेस है। और बीटा नॉट ऑफ सी ले लिया जिसमें क्या है, बी और सी मौजूद है। अब ये आपकी एक्स के जो आपके तमाम पॉइंट्स थे ए बी सी, उनके ऊपर आपने तीनों के ऊपर नेबरहुड बेसिस ले ली। अब अगर आप इन तीनों नेबरहुड बेसिस की यूनियन लेते हैं तो उससे क्या मिलता है जी, ये वाला सेट मिलता है। और ये इस एक्स के ऊपर जो आपने टोपोलॉजी बनाई हुई है उसकी बेस है। देखें अगर ये बेस है तो फिर इसका मतलब इससे सारे एलिमेंट बनने चाहिए। तो क्या ख्याल है जी, अगर आप इन सब की यूनियन लेते हैं तो ए भी आ जाएगा, बी भी आ जाएगा, बी और सी भी आ जाएगा, और ए बी भी आ जाएगा जब ए और बी की यूनियन लेंगे। और उसके बाद फाई और एक्स, फाई कैसे आएगा, फाई जो इसके आपकी ये वाली जो बेस बी है के मेंबर्स एम्प्टी जो कलेक्शन है उसकी यूनियन से आपके पास एक्स आ जाएगा, और जो इंटरसेक्शन से है वो आपके पास एम्प्टी सेट आ जाएगा। सो यहां से आपके पास ये जो सेट बी बना, ये क्या चीज है, ये इस टोपोलॉजी की क्या है, बेस है। तो नेबरहुड बेस या लोकल बेस का टोपोलॉजिकल स्पेस की बेस के साथ क्या ताल्लुक होता है वो आप यहां से देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं जी डिस्क्रीट टोपोलॉजी के केस में। डिस्क्रीट टोपोलॉजी के केस में नेबरहुड बेस क्या है जी, आपकी एक डिफाइन किया मैंने सिर्फ बीटा एक्स, जिसमें सिर्फ क्या है, सिंगलटन सेट एक्स है। इसके अलावा भी हो सकती है लेकिन हमें उनकी जरूरत नहीं है, हम वो लेंगे जो सबसे छोटी है, बस हमें और कोई जरूरत नहीं है। आप और भी इसी तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एक सेट एक्स लेके उसके ऊपर डिस्क्रीट टोपोलॉजी बनाएं, और सिमिलरली जैसे हमने एग्जांपल 1 में चेक किया इस तरह से आप इनको वेरीफाई कर सकते हैं। तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी के लिए आपकी नेबरहुड बेस सिर्फ सिंगलटन सेट होगा। इनडिस्क्रीट के लिए उसमें दो ही ओपन सेट होते हैं, फाई और एक्स, तो एक्स आपका जो है वो एज अ नेबरहुड बेस काम करेगा। बीटा एक्स लोकल बेस होगी एट ए बिलोंग्स टू आर। अब आर के ऊपर आप ले लें जी टोपोलॉजी यूजुअल टोपोलॉजी। तो यूजुअल टोपोलॉजी में क्या होता है जी, यूजुअल टोपोलॉजी रियल लाइन की, इसमें अगर आप कोई भी पॉइंट ए लेते हैं तो अब आपने क्या करना है, ए के ऊपर नेबरहुड बेस देखनी है। उसके लिए क्या करना है, आपने एक कलेक्शन बीटा एक्स लेनी है, जिसके लिए आपको हर वो ओपन सेट जो ए को कंटेन करता हो, ए को कंटेन करने वाला हर एक ओपन सेट कैसा होगा जी, इस तरह का होगा, ए माइनस डेल्टा, ए प्लस डेल्टा। ए को कंटेन करने वाला हर एक ओपन सेट भी ऐसा होगा। तो हम इसी को एज अ कलेक्शन ले लेते हैं, यानी ऐसी कलेक्शन जिसमें क्या हो, ए माइनस डेल्टा, ए प्लस डेल्टा, वेयर डेल्टा इज पॉजिटिव, ये लोकल बेस होगी ए बिलोंग्स टू आर के लिए, हर एक रियल नंबर के लिए। इस तरह से आप ये कलेक्शन डिफाइन कर सकते हैं। तो जब यूजुअल टोपोलॉजी होगी तो नेबरहुड बेस आपकी ये होगी, जब यूजुअल टोपोलॉजी आपने बनाई है रियल नंबर्स के ऊपर। उसके बाद मैट्रिक टोपोलॉजी के लिए मैंने लिखा है जी कलेक्शन ऑफ ओपन बॉल्स। अब सिमिलरली अगर आप बात करेंगे आर स्क्वायर के ऊपर यूजुअल टोपोलॉजी की, चूंकि उसमें ओपन डिस्क्स हैं, ओपन डिस्क्स होती हैं, ओपन डिस्क्स की यूनियन ओपन सेट्स होते हैं, जाहिर है जो आपकी ओपन डिस्क होंगी, सेंटर आप किसी भी पॉइंट पी के ऊपर ले रहे हैं, वो आपकी क्या होगी जी, नेबरहुड बेस होगी या लोकल बेस होगी उस पॉइंट पी के ऊपर। मैट्रिक टोपोलॉजी के लिए ओपन बॉल्स की कलेक्शन विद सेंटर एट एक्स इज लोकल बेस फॉर मैट्रिक टोपोलॉजी। बीटा एक्स में क्या होगा, सारी ओपन बॉल्स आप बेसिकली ले रहे हैं जिनका सेंटर क्या है, एक्स है, रेडियस जाहिर है पॉजिटिव रियल नंबर होगा। तो ये आपकी जो कलेक्शन है ये क्या बन जाएगी, नेबरहुड बेस बन जाएगी या लोकल बेस बन जाएगी इन केस ऑफ मैट्रिक टोपोलॉजी। वो आपकी यूजुअल टोपोलॉजी आर के ऊपर हो या आर स्क्वायर के ऊपर यूजुअल टोपोलॉजी हो। आर स्क्वायर के ऊपर यूजुअल टोपोलॉजी है तो सारी की सारी ओपन डिस्क्स आप ले लेंगे। चलिए अब देखते हैं फर्स्ट काउंटेबल स्पेस क्या होती है, डिफाइन करते हैं। टोपोलॉजिकल स्पेस को हम बोलेंगे वो फर्स्ट काउंटेबल है इफ इट हैज अ काउंटेबल नेबरहुड बेस या लोकल बेस एट एक्स। अगर आप उसकी नेबरहुड बेस लें तो वो क्या हो, काउंटेबल हो, उस टोपोलॉजिकल स्पेस को हम बोलेंगे फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। नेबरहुड बेस लोकल बेस आपकी काउंटेबल होनी चाहिए फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स के लिए, हर एक्स के मेंबर के लिए जो आपको नेबरहुड बेस मिले वो काउंटेबल हो। अगर ऐसा हो रहा है तो उस टोपोलॉजिकल स्पेस को आप बोलेंगे फर्स्ट काउंटेबल। एग्जांपल्स, मैट्रिक स्पेस जो होती है वो फर्स्ट काउंटेबल होती है जी, मैट्रिक स्पेस टोपोलॉजिकल स्पेस होती है चूंकि इसकी काउंटेबल लोकल बेस आपको मिल जाती है किसी भी पी के ऊपर फॉर एनी पी बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। कौन सी होगी जी, काउंटेबल क्लास ऑफ ओपन स्फीयर्स। जैसे मैंने आपको पहले बात की कि मैट्रिक स्पेस में, मैट्रिक टोपोलॉजी के केस में आपकी जो ओपन बॉल्स होती हैं एट एक्स
सेंटर्ड एट एक्स, वो आपकी क्या होती है, नेबरहुड बेस होती है, लोकल बेस होती है एट एक्स। तो अब ये आपने ओपन बॉल्स लेने हैं जी, जिनका सेंटर जो है वो P होगा, रेडियस क्या होगा 1/n होगा। तो अब देखें ये आपकी लोकल बेस है, हर आप P बिलोंग्स टू x के लिए ये आप कलेक्शन डिफाइन करेंगे, ये नेबरहुड बेस होगी और ये काउंटेबल भी है। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड किसके ऊपर कर रही है, n के ऊपर। ये जो सेट है n, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये क्या होता है, काउंटेबल होता है। तो ये P(1), P(1/2), P(1/3) ये क्या है, लोकल बेस है P के ऊपर। और ये चूंकि n के ऊपर डिपेंड कर रही है, n क्या है, नेचुरल नंबर है, वो सेट काउंटेबल है। तो इसलिए ये जो आपके पास ओपन बॉल्स की कलेक्शन बनेगी ये भी काउंटेबल बनेगी। तो इसका मतलब है मीट्रिक टोपोलॉजी के केस में, मीट्रिक स्पेस के केस में, जब आपकी कैपिटल X मीट्रिक स्पेस है तो फिर आपकी ये वाली जो स्पेस है ये फर्स्ट काउंटेबल स्पेस होगी। क्यों? क्योंकि आपको हर P बिलोंग्स टू कैपिटल X के लिए एक नेबरहुड बेस मिलती है या लोकल बेस मिलती है जो क्या होती है, काउंटेबल होती है। 2 में देखिए एवरी डिस्क्रीट स्पेस इज फर्स्ट काउंटेबल, जो डिस्क्रीट स्पेस है वो भी फर्स्ट काउंटेबल होती है जी। क्यों? क्योंकि डिस्क्रीट स्पेस की जो नेबरहुड बेस है उसमें सिर्फ क्या होते हैं, सिंगलटन सेट होता है, तो वो क्या होती है जी, नेबरहुड बेस उसकी काउंटेबल है, तो वो आपकी क्या बन जाएगी, फर्स्ट काउंटेबल स्पेस बन जाएगी। रियल लाइन विद कोफिनेट टोपोलॉजी इज नॉट फर्स्ट काउंटेबल, आर विद कोफिनेट टोपोलॉजी ये फर्स्ट काउंटेबल नहीं है। तो आपने इसको एज इट इज अब याद रखना है, ये बहुत लेंथी प्रूफ है तो हमें इसकी तरफ नहीं जाना। रियल लाइन अंडर यूजुअल टोपोलॉजी ये फर्स्ट काउंटेबल है, और पहले भी हम बेसिकली बात कर चुके हैं, ये मैट्रिक्स स्पेस भी है। तो अब इसमें जो ओपन सेट्स होंगे वो किस तरह के हो सकते हैं, ओपन इंटरवल्स होते हैं। तो अब आपने क्या किया, ओपन इंटरवल किस तरह के लिए, x-1/n, x+1/n, यानी ऐसे इंटरवल्स जिनका सेंटर बेसिकली x है, x से कुछ पहले वाली पॉइंट्स और कुछ बाद वाले। और यहां पे देखें x-1/n से x+1/n तक है, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। तो चूंकि ये कलेक्शन किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, नेचुरल नंबर्स के सेट के ऊपर डिपेंड कर रही है। सो होगा क्या जी, ये जो आपकी कलेक्शन बनेगी ये काउंटेबल बनेगी। तो चूंकि ये बेस भी है, नेबरहुड बेस या लोकल बेस भी है, तो काउंटेबल है, इसलिए फिर ये जो आपकी आर विद यूजुअल टोपोलॉजी है ये क्या है, फर्स्ट काउंटेबल है। इसी तरह आपकी आर स्केयर विद यूजुअल टोपोलॉजी वो भी फर्स्ट काउंटेबल होगी। 5 में देखिए जी आर एल यानी रियल लाइन अंडर द लोअर लिमिट टोपोलॉजी, ये फर्स्ट काउंटेबल होगी। क्यों? क्योंकि लोकल बेस आपको ये मिलती है x से क्लोज, x+1/n, लोग इस साइड से, लोअर साइड से ब्रैकेट क्लोज है आपकी, तो n बिलोंग्स टू n। अब चूंकि ये भी डिपेंड किसके ऊपर कर रही है, नेचुरल नंबर्स के ऊपर। सो चूंकि वो सेट काउंटेबल है तो ये जो कलेक्शन मिलेगी ये भी काउंटेबल कलेक्शन मिलेगी। तो फिर ये चूंकि लोकल बेस है और काउंटेबल भी है, तो लोअर लिमिट टोपोलॉजी जो है रियल नंबर्स के ऊपर वो क्या होती है, हमेशा फर्स्ट काउंटेबल स्पेस होती है। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, सेकंड काउंटेबल स्पेस क्या होती है। फर्स्ट काउंटेबल में ये था कि अगर x के हर एक मेंबर x के लिए आपको क्या मिले, नेबरहुड बेस मिले जो क्या हो, काउंटेबल हो। तो अगर आपकी टोपोलॉजी की बेस ही काउंटेबल हो जाए, अब नेबरहुड बेस की बात नहीं मैं कर रहा, बेस की बात कर रहा हूं, तो टोपोलॉजिकल स्पेस को बोलेंगे कि वो सेकंड काउंटेबल है अगर क्या हो, उसकी काउंटेबल बेस आपको मिल जाए। काउंटेबल नेबरहुड बेस मिले x के हर एक मेंबर के लिए, उसको बोलेंगे फर्स्ट काउंटेबल। अगर काउंटेबल बेस मिल जाए टोपोलॉजी के लिए तो उसको क्या बोलेंगे, सेकंड काउंटेबल। तो हर जो सेकंड काउंटेबल है वो फर्स्ट काउंटेबल तो है, लेकिन फर्स्ट काउंटेबल के लिए सेकंड काउंटेबल होना जरूरी नहीं है। एग्जांपल 1, एन अनकाउंटेबल सेट x विद डिस्क्रीट टोपोलॉजी। अगर सेट आपका अनकाउंटेबल है, आपने टोपोलॉजी उसके ऊपर डिस्क्रीट बनाई है, तो वो फर्स्ट काउंटेबल तो है। क्यों? क्योंकि डिस्क्रीट टोपोलॉजी के केस में आपकी जो नेबरहुड बेस होगी उसमें सिर्फ एक x होगा, किसी भी x के ऊपर जो आप नेबरहुड बेस बना रहे हैं, यानी बीटा x में क्या होगा, सिर्फ x होगा। ये नेबरहुड बेस है, x के हर एक मेंबर के लिए आप बना सकते हैं। तो आपके पास जो नेबरहुड बेस मिलेगी वो क्या मिलेगी, काउंटेबल होगी, क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है। तो ये फर्स्ट काउंटेबल तो थी, लेकिन ये सेकंड काउंटेबल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि देखें एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं जी, अगर आपका सेट R है, अब हमने अनकाउंटेबल सेट लेना है जिसके ऊपर डिस्क्रीट टोपोलॉजी बनाने लगे, तो बेस फॉर डिस्क्रीट टोपोलॉजी, अब इसकी बेस की बात करनी है हमने। अब हमने नेबरहुड बेस की बात नहीं करनी, अब बेस की बात करनी। तो इस केस में जो बेस होगी वो क्या होगी जी, उसमें सिंगलटन होंगे, लेकिन सारे सिंगलटन होंगे जी। x बिलोंग्स टू कैपिटल R, सारे के सारे रियल नंबर्स, ये सारे सिंगलटन होंगे। ये होगी आपकी बेस जब आपने R के ऊपर डिस्क्रीट टोपोलॉजी बनाई। तो क्या ख्याल है,
ये कितने सिंगलटन होंगे जी? आर के कितने सिंगलटन सबसेट हैं जी? अनकाउंटेबल। सो आपकी अगर आपका सेट अनकाउंटेबल है, उसके ऊपर आपने डिस्क्रीट टोपोलॉजी बनाई है, तो वो सेकंड काउंटेबल स्पेस नहीं है। फर्स्ट काउंटेबल जरूर है, सेकंड नहीं है। तो यहां से आपको क्लियर हो गया जी, फर्स्ट के लिए सेकंड काउंटेबल होना जरूरी नहीं। नेक्स्ट देखिए जी एग्जांपल, एन अनकाउंटेबल सेट एक्स विद कोफिनेट टोपोलॉजी इज नॉट फर्स्ट काउंटेबल। कि अनकाउंटेबल सेट एक्स लें, उसके ऊपर टोपोलॉजी कोफिनेट बनाएं, और ये बात हम पहले ही कर चुके थे कि ये टोपोलॉजी तो आपकी फर्स्ट काउंटेबल ही नहीं होती, ये टोपोलॉजिकल स्पेस तो फर्स्ट काउंटेबल ही नहीं है। तो जब फर्स्ट काउंटेबल नहीं है तो सेकंड काउंटेबल भी नहीं होगी। 3 में देखिए जी, रियल लाइन के बारे में बात करनी है। क्या रियल लाइन की कोई बेस आपको मिलती है जो काउंटेबल हो? जी हाँ, मिलती है। रियल लाइन अंडर यूजुअल टोपोलॉजी इज सेकंड काउंटेबल। क्यों? क्योंकि कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन इंटरवल इस टाइप के, जो ए बी वेयर ए इज लेस देन बी एंड ए बी बिलोंग्स टू क्यू, रैशनल नंबर्स लेने हैं, तो ये आपकी जो है इस तरह के जितने इस तरह के इंटरवल्स हैं उनकी जो कलेक्शन है, ये आर के ऊपर जो यूजुअल टोपोलॉजी है उसकी बेस है। तो चूंकि इसमें जो आपका इंटरवल्स हैं ए और बी कौन से नंबर्स हैं? रैशनल्स हैं। तो यानी ये तो डिपेंड करते हैं रैशनल्स के ऊपर, चॉइसेस, रैशनल चॉइसेस हैं बेसिकली आपके पास। इसका मतलब है ये जो कलेक्शन में जो एलिमेंट्स होंगे वो उनकी तादाद जो होगी वो काउंटेबल होगी। सो आर के ऊपर जो टोपोलॉजी यूजुअल है उसकी आपको एक काउंटेबल बेस मिल गई। तो फिर आर विद यूजुअल टोपोलॉजी क्या है? सेकंड काउंटेबल है। सिमिलरली आर स्केयर भी आपकी सेकंड काउंटेबल होगी, और उसके लिए अब हमने ढूंढनी है जी बेस जो क्या हो, काउंटेबल बेस हो। तो आप जैसे आपने आर विद यूजुअल टोपोलॉजी में काम किया, इसी तरह आर स्केयर में काम कर लें। आर स्केयर में क्या होती हैं जी? ओपन डिस्क्स होती हैं। तो ओपन डिस्क ऐसे आपने सेंटर कहां पे लेने हैं? उन ओपन डिस्क के जो आपके क्या हो, जिसके दोनों कोऑर्डिनेट्स जो रैशनल नंबर्स हों। और क्यों? आर स्केयर में जो पॉइंट्स होंगे, कोई भी अगर आप पॉइंट लें जिसके ऊपर ओपन डिस्क बनाएं, यानी अगर डी पी बनानी है ओपन डिस्क जिसका सेंटर पी ले रहे हैं, तो पी एक्चुअली आपका इस टाइप का होगा। और आपने क्या करना है, ये दोनों जो नंबर्स लेने हैं ये कहां से लेने हैं? रैशनल्स लेने हैं। तो ओपन डिस्क का जो सेंटर है उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो रैशनल लेने हैं, और जो रेडियस अब लेना है ओपन डिस्क के केस में वो भी क्या लेना है? रैशनल लेना है। तो अब आपकी जो ओपन डिस्क ऐसी कलेक्शन होगी वो क्या होगी? वो बेस बन जाएगी आर स्केयर के ऊपर जो यूजुअल टोपोलॉजी है। तो चूंकि आपकी जो ओपन डिस्क्स हैं वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही हैं जी? आप क्या कर रहे हैं? आप पी के ऊपर अगर वेरी कर रहे हैं जिसमें एक्स वाई क्या है? रैशनल्स हैं, और रेडियाई भी रैशनल है, यानी इसका मतलब ये है वो तादाद जो बन जाएगी वो आपके पास क्या बन जाएगी? काउंटेबल बन जाएगी। सो आर स्केयर विद यूजुअल टोपोलॉजी क्या है? सेकंड काउंटेबल है। और सिमिलरली आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, आर एम डिमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस जो होती है, एम बिलोंग्स टू एन, ये हमेशा क्या होती है? सेकंड काउंटेबल होती है। 6 पे है जी लोअर लिमिट टोपोलॉजी। जैसे आपने पीछे देखा था कि अपर लिमिट टोपोलॉजी जो थी, जो लोअर लिमिट टोपोलॉजी थी वो फर्स्ट काउंटेबल तो है लेकिन सेकंड काउंटेबल नहीं है। आपने इसको एज इट इज याद ही रखना है। नेक्स्ट देखिए जी, सेपरेबल स्पेस क्या होती है? टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स्ट्रा को हम सेपरेबल बोलेंगे इफ इट हैज अ काउंटेबल डेंस सबसेट। क्या हो? अगर आपको x का कोई काउंटेबल डेंस सबसेट मिल जाए, यानी आपको x का कोई सबसेट मिल जाए और वो सबसेट कैसा हो? वो खुद काउंटेबल हो। a आपको कोई x का सबसेट मिले, ये क्या होना चाहिए? काउंटेबल होना चाहिए, और साथ में इसको डेंस भी होना चाहिए। यानी इसका मतलब है कि अगर आप a का क्लोजर लें तो क्या आ जाए? x आ जाए। आपको ढूंढना है एक काउंटेबल डेंस सबसेट। अगर ऐसा हो जाए, x को आपको कोई ऐसा काउंटेबल डेंस सबसेट मिल जाए, तो जो टोपोलॉजी है एक्स्ट्रा उसको क्या बोलेंगे? सेपरेबल स्पेस बोलेंगे। चलिए जी एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। सबसे पहले आर विद यूजुअल टोपोलॉजी, ये सेपरेबल स्पेस होती है। इसके बारे में आप जानते हैं कि क्यू जो है वो इसका काउंटेबल डेंस सबसेट है। क्यू का क्लोजर क्या होता है? आर होता है, और ये आप पहले ही फाइंड आउट कर चुके हुए हैं कि क्यू का क्लोजर आर कैसे होता है। तो क्योंकि क्यू जो है वो काउंटेबल है और डेंस भी है, आर का सबसेट भी है, तो फिर आपको आर का एक काउंटेबल डेंस सबसेट मिल गया। इसका मतलब है आर विद यूजुअल टोपोलॉजी क्या होगी? सेपरेबल स्पेस होगी। नेक्स्ट देखते हैं जी, एनी अनकाउंटेबल सेट एक्स विद डिस्क्रीट टोपोलॉजी इज नॉट सेपरेबल। अगर आप कोई भी अनकाउंटेबल सेट एक्स लें और उसके ऊपर टोपोलॉजी कौन सी बनाए? डिस्क्रीट टोपोलॉजी बनाए, तो वो सेपरेबल स्पेस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी जी? अनकाउंटेबल सेट एक्स में उसके ऊपर आपने डिस्क्रीट टोपोलॉजी बनाई है। डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है? उसमें आपके पास कैसे ओपन सेट्स होते हैं? हर सिंगलटन सेट ओपन होता है, सारे सबसेट ही एक्स के ओपन होंगे बेसिकली, और सारे सबसेट क्लोज भी होंगे।
तो चूंकि वो क्लोज्ड है तो इसका मतलब है फिर उन सारे सबसेट्स का क्लोजर सेट इटसेल्फ होगा। यानी अगर आप डिस्क्रीट टोपोलॉजी में कोई भी सेट पकड़ेंगे, कोई भी एक्स का सबसेट पकड़ेंगे, तो वो एज ओपन भी होगा, क्लोज भी होगा, और क्लोज होने की वजह से उसका क्लोजर वो सेट इटसेल्फ बन जाएगा। सो फिर उस केस में क्या होगा, सिर्फ एक एक्स ही ऐसा सेट बचेगा जिसका क्लोजर एक्स होगा, क्योंकि बाकी किसी भी सबसेट का क्लोजर एक्स नहीं होगा। अगर ए पकड़ेंगे तो ए का क्लोजर ए ही निकलेगा, तो एक्स का क्लोजर एक्स होगा। तो एक्स चूंकि अनकाउंटेबल है तो इसका मतलब है आपको काउंटेबल तो सबसेट मिला ही नहीं है जिसका क्लोजर एक्स बन जाए, आपको तो अनकाउंटेबल सेट मिल रहा है जिसका क्लोजर एक्स बन रहा है। इसका मतलब है अगर आप अनकाउंटेबल सेट के ऊपर डिस्क्रीट टोपोलॉजी बनाते हैं तो वो आपकी सेपरेबल स्पेस नहीं हो। 3 पे आए जी, इफ टा इज कोफिनेट टोपोलॉजी ऑन एनी सेट एक्स। टा क्या है, कोफिनेट टोपोलॉजी है किसी भी सेट एक्स के ऊपर, तो ये सेपरेबल होगी। अब टा हमने बनाई है किसी भी सेट के ऊपर। अब हमारे पास दो बातें हो सकती हैं, सेट एक्स काउंटेबल हो सकता है, सेट एक्स अनकाउंटेबल हो सकता है। पहले देखते हैं जी, अगर एक्स काउंटेबल है, अगर एक्स काउंटेबल है तो क्या होगा जी, एक्स काउंटेबल डेंस सबसेट होगा अपना ही। अगर एक्स काउंटेबल है तो एक्स का क्लोजर तो एक्स ही होता है, तो इसका मतलब है आपको एक्स का एक सबसेट मिल गया, वो खुद एक्स है, जिसका क्लोजर क्या है, सेट इटसेल्फ है। तो आपको एक सेट एक्स का सबसेट मिल गया जो खुद एक्स है और जिसका क्लोजर एक्स भी है, और वो क्या है, काउंटेबल है, क्योंकि आपने पहले ही कहा है कि अगर एक्स काउंटेबल है तो आपको एक्स का सबसेट एक्स ही मिलेगा जो डेंस होगा और काउंटेबल भी है। सो उस केस में आपकी जो टोपोलॉजी है टा विद कोफिनेट टोपोलॉजी ऑन अकाउंटेबल सेट, वो क्या होती है, सेपरेबल होती है। बट अगर आपके पास सेट अनकाउंटेबल हो जाए तो आप जानते हैं कि हर अनकाउंटेबल सेट का जो है वो एक डी न्यूमेरेबल सबसेट आपको मिल जाता है। डी न्यूमेरेबल ऐसे सबसेट होते हैं जी जो इन्फिनिट होते हैं और क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स के इक्विवेलेंट होते हैं सेट्स। तो आपको एक डी न्यूमेरेबल सबसेट मिल जाता है जी जिसका क्लोजर क्या होता है, एक्स होता है। तो क्योंकि आपने टा के ऊपर टोपोलॉजी कौन सी बनाई है, कोफिनेट, तो कोफिनेट टोपोलॉजी में क्लोज सेट कैसे होते हैं, अगर आपको याद हो तो आपके जो क्लोज सेट्स होते हैं वो ऐसे होते हैं, फाइनाइट सेट होते हैं और साथ में कैपिटल एक्स होता है, ये आपके क्लोज सेट्स होते हैं। अब अगर आप एक्स का कोई इन्फिनिट सबसेट ले लें जो काउंटेबल हो, अगर आप एक्स का कोई इन्फिनिट काउंटेबल सबसेट लेते हैं तो क्या ख्याल है उसका क्लोजर क्या होगा। यानी अगर सपोज कर लें आप बना रहे हैं जी टोपोलॉजी एक्स के ऊपर कोफिनाइट और एक्स है अनकाउंटेबल, तो सो आप ये देखें अगर ए उसका काउंटेबल सबसेट है और इन्फिनिट है, देन क्या ख्याल है उसका क्लोजर क्या हो सकता है, ए का क्लोजर क्या होता है, स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट ऑफ ए। तो अब क्लोज सेट तो दो ही तरह के हैं, या तो फाइनाइट सेट है या फिर एक्स है। अब जो सेट ए है वो तो इन्फिनिट है और काउंटेबल भी है, तो फिर वो इसका सबसेट तो नहीं हो सकता। ए का क्लोजर जो है वो हमेशा स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपरसेट होता है ए का, उसका क्लोजर जो है वो फाइनाइट सेट तो हो नहीं सकता, तो फिर उसका क्लोजर क्या होगा, एक्स होगा, और कोई भी उसका क्लोजर नहीं हो सकता। तो आपको अगर आपका एक्स जो है वो अनकाउंटेबल है, टोपोलॉजी है आपकी कोफिनाइट, तो आपको एक काउंटेबल इन्फिनिट सबसेट मिल जाता है जिसका क्लोजर एक्स बन जाता है। तो काउंटेबल मिल गया, डेंस मिल गया, इसका मतलब है फिर वो टोपोलॉजी क्या बन गई, सेपरेबल स्पेस बन गई। 4 वाली देखिए जी, काउंटेबल सेट एक्स विद डिस्क्रीट टोपोलॉजी इज सेपरेबल। अगर आप सेट काउंटेबल ले रहे हैं, टोपोलॉजी डिस्क्रीट ले रहे हैं, तो अब भी वही सोचें, अब टोपोलॉजी डिस्क्रीट है तो उसका हर एक सबसेट ओपन भी है, क्लोज भी है, और चूंकि क्लोज्ड है तो उनके जो क्लोजर है वो सेट इटसेल्फ है। तो एक्स खुद चूंकि काउंटेबल है तो एक्स का क्लोजर एक्स ही होगा। इसका मतलब आपको एक्स का जो सबसेट मिला जो काउंटेबल है और डेंस भी है वो एक्स इटसेल्फ ही है। तो फिर आपकी ये जो टोपोलॉजिकल स्पेस है ये भी क्या बन गई, सेपरेबल स्पेस बन गई। एग्जांपल देखते हैं कि लोअर लिमिट टोपोलॉजी जब अपने आर के ऊपर बनाई तो ये भी सेपरेबल है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यानी हमें इसका कोई काउंटेबल डेंस सबसेट ढूंढना पड़ेगा। तो चलिए जी ढूंढते हैं। आर का एक सबसेट है काउंटेबल क्यू, चेक कर लेते हैं कि क्या क्यू डेंस भी है, यानी क्यू का क्लोजर जो है वो इस टोपोलॉजी के तहत फुल स्पेस आर बनती है। अगर बन गई तो फिर हमें कोई और सबसेट काउंटेबल देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए जी हम क्यू का क्लोजर देखते हैं, लोअर लिमिट टोपोलॉजी में आर बनता है या नहीं बनता। क्लोजर क्या होता है जी, किसी भी सेट का जब हमें क्लोजर निकालना होता है तो हम क्या करते हैं,
मैं इसका यूज करता हूं जी इस थ्योरम का कि ए का क्लोजर बराबर होता है ए यूनियन ए के लिमिट पॉइंट्स का सेट के, ए यूनियन ड्राइव्ड सेट ऑफ ए। तो क्यू का क्लोजर बराबर होगा क्यू यूनियन क्यू का ड्राइव्ड सेट। मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि हमें थोड़ा सा अंदाजा भी हो जाए कि लोअर लिमिट टोपोलॉजी में हमने लिमिट पॉइंट भी कैसे देखने, वरना आप डायरेक्ट भी क्लोजर जो डेफिनेशन है हमारी उससे भी हम कुछ ना कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन मैं इसलिए इस थ्योरम का इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि थोड़ा सा हमें अंदाजा हो सके कि हम लोअर लिमिट टोपोलॉजी में अगर हमें क्लोजर फाइंड करना पड़ जाए, लिमिट पॉइंट फाइंड करना पड़ जाए, तो कुछ प्रैक्टिस हो जाए हमारी। अब टोपोलॉजी कौन सी है जी? लोअर लिमिट टोपोलॉजी होती क्या है? लोअर लिमिट टोपोलॉजी, इसमें जो आपका ये जो टोपोलॉजी है ये जनरेट होती है जिन सेट से, वो इस टाइप के सेट्स हैं, इंटरवल्स हैं बेसिकली, वेयर a is less than b and both a and b belongs to R। तो ये आपकी बेस एलिमेंट्स हैं, इनकी यूनियन से जो कुछ भी बनता है वो सारे जो है ना वो ओपन सेट्स हैं। और ये भी हमने देख लिया था जी, जो यूजुअल टोपोलॉजी होती है आर के ऊपर, वो इस टोपोलॉजी से कोर्सर होती है, यानी जो उसके सारे ओपन सेट्स हैं वो इधर भी ओपन सेट्स हैं, सारे के सारे वही। और इसके अलावा इसमें और भी ओपन सेट, और भी सेट हैं जो ओपन है, लेकिन जैसे ये है, ये खुद बेस का मेंबर है तो ये ओपन सेट होगा लोअर लिमिट टोपोलॉजी में, लेकिन ये यूजुअल टोपोलॉजी जब आप आर के ऊपर बनाएंगे उसमें ये सेट ओपन नहीं है। तो अब हमने देखना है जी क्यू के लिमिट पॉइंट्स का सेट देखना है, तो क्या करेंगे, हम रियल लाइन के ऊपर देखते हैं, रियल लाइन के ऊपर देखते हैं कि क्या कौन से जो रियल नंबर्स हैं, कौन से नंबर्स बेसिकली क्यू के लिमिट पॉइंट्स हैं इस टोपोलॉजी के तहत। अब आप कोई भी, अगर आप कोई भी x ले लें जो रियल नंबर है, कोई भी आप x ले लें जो रियल नंबर है, उसके लिए आपने क्या करना होता है, लिमिट पॉइंट में ये होता है ना कि आपने हर एक ओपन सेट देखना होता है जो उस x को कंटेन करता है, और आप वो ओपन सेट देखें, हर एक ओपन सेट जो x को कंटेन करता है वो कैसा होगा जी, x इस ओपन सेट में होगा। इस टोपोलॉजी के तहत जो कोई भी ओपन सेट है इस तरह आप ले लें, चले मैं इस किस्म का एक ओपन सेट ले लेता हूं बेसिकली, कि यहां से शुरू होके कुछ इस तरह का, तो आपको हर एक रियल नंबर के लिए इस किस्म के ओपन सेट्स बेसिकली मिल जाते हैं। या आप ऐसे कह लें, आपने अगर x एक रियल नंबर लिया है, उसके लिए मैंने तो आपको एक छोटी सी एग्जांपल दी है कि ये एक ओपन सेट लेके आपको और भी बेशुमार ओपन सेट्स मिल जाएंगे। मैंने शुरू ही x से कर दिया, आप x से पीछे शुरू कर दें, क्योंकि हमने x को इंक्लूड करना है, हमने वो देखना है ना जिस जिस ओपन सेट में x मौजूद है। तो मैं इस ओपन सेट को, यानी जो इसका लोअर पॉइंट साइड है, वो इस x से पीछे शुरू करूंगा या x से शुरू करूंगा। x से अगर मैं आगे शुरू करूंगा तो उस ओपन सेट में तो x आएगा ही नहीं। तो आप अगर कोई भी ओपन सेट पकड़ेंगे जिसमें x होगा, तो जाहिर है उस ओपन सेट का जो लोअर एंड पॉइंट है वो या तो x होगा या x से थोड़ा पीछे होगा, क्योंकि आपने x को उस ओपन सेट में इंक्लूड तो करना ही करना है। तो आप अगर ये भी ओपन सेट ले लेंगे या इससे पीछे x आप थोड़ा सा पीछे ले आएंगे, उस ओपन सेट, आप सारे ओपन सेट्स की बात करें जिनमें x मौजूद होगा, तो उन ओपन सेट्स में इस x के अलावा बहुत सारे रैशनल नंबर्स नहीं आ जाएंगे? क्या ख्याल है? क्योंकि आपकी इस रियल लाइन के ऊपर रैशनल नंबर्स भी पड़े हुए हैं, यानी ये तो नहीं है कि इस x से आगे रैशनल नंबर्स पड़े हुए हैं या इस इंटरवल से आगे पड़े हुए हैं या इसके पीछे पड़े हुए हैं, दरमियान में नहीं है। तो पूरी रियल लाइन के ऊपर तो रैशनल नंबर्स पड़े हुए हैं। तो आप कोई भी x स्टेप पकड़ेंगे जिसको चेक करेंगे q के लिमिट पॉइंट्स के लिए इस टोपोलॉजी के तहत, तो आप कोई भी ओपन सेट देखेंगे, उस ओपन सेट में x के अलावा q के बेशुमार पॉइंट्स आ जाएंगे। यानी आप ये काम हर एक x बिलोंग्स टू r के लिए चेक कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो q है उसके लिमिट पॉइंट्स का जो सेट है लोअर लिमिट टोपोलॉजी के तहत, वो भी क्या है, r है। यानी हर एक रियल नंबर जो है वो इस टोपोलॉजी के तहत q का लिमिट पॉइंट है। तो यानी ये हमारा बन गया q यूनियन r, तो क्या बन गया, r बन गया। q का क्लोजर r आ गया और q काउंटेबल भी है, q को हमने डेंस भी कह दिया है, बन गया डेंस। तो इसका मतलब है ये जो लोअर लिमिट टोपोलॉजी है ये सेपरेबल है, क्योंकि आपको एक काउंटेबल डेंस सबसेट r का मिल गया है। 6 देखिए जी, एवरी सेपरेबल मैट्रिक्स स्पेस इज सेकंड काउंटेबल, कि हर मैट्रिक्स स्पेस जो है वो हमने कहा था वो फर्स्ट काउंटेबल तो है, सेकंड काउंटेबल के बारे में हमने कुछ भी नहीं कहा था। अब मैंने क्या कहा है, सेकंड काउंटेबल मैट्रिक्स स्पेस कौन सी होगी, जो सेपरेबल भी होगी। यानी मैट्रिक्स स्पेस सेपरेबल हो
तो फिर वो सेकंड काउंटेबल बनेगी। अब अगर मैट्रिक स्पेस सेपरेबल है, इसका क्या मतलब है जी? इसका मतलब ये है कि आपको उसका एक काउंटेबल डेंस सबसेट मिलता है और हमने अब ये बात साबित करनी है कि अगर काउंटेबल डेंस सबसेट मिल जाए तो उससे आप ये बात भी साबित कर सकते हैं कि उस मैट्रिक स्पेस के पास एक काउंटेबल बेस भी होगी। हम मान लेते हैं कि एक मैट्रिक स्पेस है XD और वो सेपरेबल है, यानी इसका मतलब है हमें A कोई X का सबसेट मिलता है, A काउंटेबल है और जो A का क्लोजर है वो क्या है? X है। हमारे पास एक मैट्रिक स्पेस है XD और वो क्या है जी? वो सेपरेबल भी है, यानी आपको एक X का सबसेट मिलता है जो क्या है? डेंस है और वो काउंटेबल भी है। अब हमने क्या करना है? हमने बनाना है उसको सेकंड काउंटेबल। सेकंड काउंटेबल वो कब बनेगी? वो तब बनेगी अगर उसकी आपको एक बेस ढूंढें और वो काउंटेबल बेस हो उस मैट्रिक स्पेस की। तो हम एक सेट बनाते हैं जी, कलेक्शन लेते हैं बीटा। इसमें क्या है जी? ओपन बॉल्स हैं जिनके सेंटर जो है वो क्या है? जिनका सेंटर जो है वो X है और रेडियस जो है वो R है, वेयर X जो है वो किसका मेंबर है? A का मेंबर है और जो R है वो क्या है? वो एक रैशनल नंबर है। रैशनल मैं इसलिए चूज कर रहा हूं ताकि ये जो कलेक्शन है ये मेरे पास काउंटेबल बन सके, क्योंकि अब जो ओपन बॉल्स हैं इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो ओपन बॉल्स हैं, वो उनकी कलेक्शन है बेसिकली, और रेडियस से अपने रैशनल लिया, यानी ओपन बॉल्स की जो तादाद होगी वो काउंटेबल बन जाएगी। तो ये काउंटेबल कलेक्शन होगी और ये कलेक्शन जो है वो क्या बन जाएगी? ये कलेक्शन जो है वो क्या बन जाएगी? ये एक बेस बन जाएगी। तो आपने मैट्रिक स्पेस जो सेपरेबल है उसके लिए एक बेस ढूंढी और वो काउंटेबल है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो मैट्रिक स्पेस जो सेपरेबल मैट्रिक स्पेस है वो क्या है? सेकंड काउंटेबल है। 7 एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अ मैट्रिक स्पेस नीड नॉट टू बी सेपरेबल, कि एक मैट्रिक स्पेस के लिए सेपरेबल होना जरूरी नहीं है। ये बातें आप मैट्रिक स्पेस में भी बेसिकली पढ़ चुके हुए हैं, लेकिन चलें थोड़ा सा याद कर लेते हैं हम। अगर आप एक R के ऊपर मैट्रिक स्पेस बनाएं, डिस्क्रीट मैट्रिक बनाएं R के ऊपर, तो ये एक मैट्रिक स्पेस होती है। इसके बारे में आप बड़ी अच्छी तरह वाकिफ हैं, इसमें कैसे डिस्टेंस लिया जाता है। तो ये मैट्रिक स्पेस जो है, चूंकि ये डिस्क्रीट है, तो डिस्क्रीट में जो क्लोज सेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? हर सेट सबसेट ओपन भी होता है, हर सबसेट क्लोज भी होता है। तो अगर आप कोई भी सबसेट लेंगे X का, तो उसका जो क्लोजर होगा वो क्या होगा? X बन जाएगा। अगर आप किसी सबसेट A का क्लोजर लेंगे, तो चूंकि हर सबसेट क्लोज है, तो अगर सेट क्लोज होता है तो उसका क्लोजर सेट इटसेल्फ ही होता है, तो यानी A का क्लोजर क्या बन जाएगा? A बन जाएगा। अब यहां पे X की जगह हमारा क्या है? रियल नंबर्स का सेट है। तो इसका मतलब है R के अलावा कोई और R का सबसेट ऐसा मिलेगा ही नहीं जिसका क्लोजर R बन जाए। कोई और ऐसा सबसेट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि सारे सबसेट तो ओपन भी हैं, क्लोज भी हैं। क्लोज हैं तो उनका क्लोजर वो सेट इटसेल्फ बन जाएंगे। लेकिन हमने बेसिकली सेपरेबल के लिए चेक करना है ना। सेपरेबल के लिए तो ये होता है कि आपको एक सबसेट मिले जो काउंटेबल भी हो और जो डेंस भी हो, जिसका क्लोजर फुल स्पेस X हो। तो आपको R के अलावा तो सबसेट मिलना ही नहीं है जिसका क्लोजर R बन सके। तो इसका मतलब है R का ही क्लोजर R बन सकता है और किसी का नहीं बनेगा। तो चूंकि R काउंटेबल है ही नहीं, R तो अनकाउंटेबल सेट है। इसका मतलब यह है कि आप कोई मैट्रिक स्पेस अगर लें तो उसका सेपरेबल होना जरूरी नहीं है। चलें जी, कुछ नेक्स्ट रिजल्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। ये रिजल्ट जो हमने प्रीवियस टॉपिक पढ़े हैं उनसे रिलेटेड है, बेस, सब बेस और फर्स्ट काउंटेबल, सेकंड काउंटेबल एंड देन आपकी सेपरेबल स्पेस से। Let beta be a base for some topology tau on a set X and beta star is a collection of open sets such that कि जो बीटा है वो बीटा डैश का सबसेट है। अगर आप बीटा आपकी कलेक्शन है जो आपकी किसी टोपोलॉजी की X के ऊपर किसी टोपोलॉजी की बेस है, तो उस बीटा की कोई सुपर कलेक्शन लें आप, वो भी क्या होगी? उस टोपोलॉजी की बेस होगी। और ये हम पहले भी एग्जांपल में भी देख के आ चुके हुए हैं। उसके बाद लेट बीटा एंड बीटा डैश बी द बेसिस फॉर टोपोलॉजी स्टार एंड टार डैश ऑन अ सेट X, कि अगर आप बीटा और बीटा डैश दो बेसिस ले रहे हैं दो टोपोलॉजीज के लिए X के ऊपर, तो सपोज ईच बी बिलोंग्स टू बीटा इज द यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा डैश, कि आपकी ये जो बेस है इसका अगर आप कोई मेंबर पकड़े तो वो इसके मेंबर्स की यूनियन से भी बन जाए, देन टा जो है वो क्या होगी? कोर्सर होगी किससे? टा डैश से। यानी आपने जो दो टोपोलॉजीज ली हैं, एक टा है और एक टा डैश है,
टा की बेस जो है वो ये बीटा है और जो टा डैश है उसकी बेस जो है ये बीटा डैश है। तो अगर ये जो आपकी टोपोलॉजी है टा, अगर इसका जो बेस सेट है बी, उसमें कोई भी मेंबर यानी आप पकड़ें और वो इस दूसरी टोपोलॉजी की बेस के मेंबर्स की यूनियन से बन जाए, इसका मतलब ये है कि फिर ये जो टोपोलॉजी बन रही है बीटा से, जो टोपोलॉजी बन रही है टा, वो बीटा डैश से जो टोपोलॉजी बन रही है टा डैश, उससे क्या है, कोर्सर है। अच्छा, नेक्स्ट रिजल्ट देखिए, अ क्लास ऑफ क्लोज्ड इंटरवल्स विद ए बिलोंग्स टू क्यू एंड बी बिलोंग्स टू क्यू डैश इज अ बेस फॉर रियल लाइन आर। और रियल लाइन आर के लिए हम दो तरह की बेसिस पहले पढ़ चुके हैं। एक बेस हमने पढ़ी थी जी ए बी बिलोंग्स टू आर। फिर जब हमने ये देखा था कि रियल लाइन आर अंडर यूजुअल टोपोलॉजी सेकंड काउंटेबल स्पेस है, फिर हमने कहा था जी ये भी इसकी बेस है। और ये दो बेसिस हमने देखी थी। अब ये एक तीसरा सेट भी कलेक्शन है क्लोज इंटरवल की, जिसमें ए जो है वो एक रैशनल है और बी जो है वो इररेशनल है। ये भी रियल लाइन आर के ऊपर जो यूजुअल टोपोलॉजी उसकी बेस है और इसको चेक आप लोग खुद करेंगे। कैसे चेक करना है, वही जो बेस की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, दो एक्सिम्स पढ़े थे। आपने ये देखना है कि हर जो आर का मेंबर है बेसिकली वो किसी ना किसी बेस एलिमेंट में हो। और फिर हम देखते थे कि अगर कोई मेंबर दो बेस एलिमेंट के इंटरसेक्शन में है तो आपको उन बेस एलिमेंट्स के इंटरसेक्शन से भी एक बेस एलिमेंट तीसरा मिल जाए, और वो जो तीसरा बेस एलिमेंट है वो पहले वाले दो बेस एलिमेंट के इंटरसेक्शन का सबसेट भी हो। तो ये बातें आपने खुद से यहां पे वेरीफाई करनी है। नेक्स्ट देखिए जी, अ टोपोलॉजी टा ऑन अ सेट एक्स इज फाइनाइट, कि एक टोपोलॉजी किसी सेट के ऊपर जो आपने बनाई है वो फाइनाइट होगी इफ एंड ओनली इफ अगर उस टोपोलॉजी की जो बेस है वो क्या हो, फाइनाइट हो। आपकी अगर बेस फाइनाइट है तो टोपोलॉजी भी फाइनाइट होगी, या कन्वर्सली भी, यानी जो बेस के मेंबर्स होते हैं, जो बेस होती है उससे टोपोलॉजी बनाते हैं आप। तो कैसे बनाते हैं, बेस के मेंबर्स की यूनियन लेके। चूंकि बेस के मेंबर्स की तादाद फाइनाइट है तो उनकी यूनियन अगर आप लेंगे तो उससे जो आपके पास कलेक्शन बनेगी, जो टा के मेंबर्स आएंगे वो भी कितने होंगे, वो भी फाइनाइट होंगे तादाद में। सो टोपोलॉजी फाइनाइट होगी इफ एंड ओनली इफ बेस भी क्या हो, फाइनाइट हो। नेक्स्ट थ्योरम देखिए जी, लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स एंड एक्स के नॉन एम्प्टी सबसेट्स की एक कलेक्शन आपने बनाई है, उसको नाम दिया है एस का, और एक कंडीशन साथ में लगाई है एक्स के ऊपर कि एक्स जो है वो यूनियन ऑफ एस है। और एस के ऊपर कंडीशन ये लगाई है कि एस के जो मेंबर्स हैं उन सब की यूनियन लें तो क्या बन जाए, एक्स बन जाए। देन हमने ये बात देखनी है कि एस जो है वो सब बेस होगी टा के ऊपर किसी टोपोलॉजी की। अब सब बेस अगर हमें करना है इसको साबित, तो इसका मतलब ये है कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एस के जो मेंबर्स हैं, फाइनाइट मेंबर्स, उनकी इंटरसेक्शन से जो सेट बने वो क्या हो, वो टा के ऊपर एक्स के ऊपर किसी टोपोलॉजी की क्या हो, बेस हो। तो हमने एक सेट लेना है जी बी, जिसमें क्या हो, बीटा, जिसमें क्या हो, सेट्स बी हो, जबकि जो सेट बी है वो क्या हो, वो इंटरसेक्शन हो, फाइनाइट इंटरसेक्शन लेनी है। तो इंटरसेक्शन आई फ्रॉम 1 to n एस आई, वेयर जो एस आई है वो कहां से लेने हैं, उस सेट एस में से लेने। तो एस के जो मेंबर्स हैं उनकी फाइनाइट इंटरसेक्शन लेनी है हमने, उससे जो हमें एलिमेंट्स मिलेंगे, उससे जो हमें सेट्स मिलेंगे, उन सेट्स की जो कलेक्शन है उसको मैंने क्या नाम दिया है, बीटा का। और ये बात हमें साबित करनी होगी फिर कि ये जो बीटा है, ये जो कलेक्शन बनी है, ये टा के ऊपर किसी टोपोलॉजी की क्या है, बेस है। अगर ये बेस बन गई तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो एस है ये एक्स के ऊपर, उस एक्स के ऊपर किसी टोपोलॉजी की क्या है, सब बेस है। फिलहाल हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि ये बेस बनेगी, बस हमने इस थ्योरम को याद रखना है। और हम कैसे याद रख सकते हैं कि अगर आपके पास एक्स एस के मेंबर्स की यूनियन है तो एस सब बेस बनेगी। सब बेस कैसे बन सकती है कि एस के जो मेंबर्स हैं उनकी अगर आप फाइनाइट इंटरसेक्शन लें तो उससे जो सेट बनेगा वो ये सेट बनेगा, और सेट क्या बन जाएगा, एक्स के ऊपर किसी टोपोलॉजी की बेस होगी। अगले थ्योरम की बात करते हैं जी, इफ S is a subbase for some topology ta on a set X and A is a subset of X, then subbase for relative topology ta A के ऊपर जो relative topology बनाएगी उसकी subbase क्या होगी कि इस सेट के जो मेंबर्स हैं उनकी आपने A के साथ क्या लेनी है, इंटरसेक्शन लेनी है। तो उससे जो आपके पास ये जो कलेक्शन बनेगी ये सब बेस होगी। चलिए ये एक
2-3 लाइनों में इसका प्रूफ है, जरा इसको देख भी लेते हैं। तो अगर हम कोई सेट ओपन सेट पकड़े जो टाई में हो, यानी मैं कहता हूं जी U ओपन है रिलेटिव टोपोलॉजी में टाई में, तो U फिर कैसा होगा? रिलेटिव टोपोलॉजी की डेफिनेशन ये है कि A के ऊपर जो टोपोलॉजी होगी उसके ओपन सेट कैसे होंगे? A की G के साथ, यानी X के ऊपर जो टोपोलॉजी है उसके ओपन सेट्स की इंटरसेक्शन होंगे। ये ओपन सेट होगा किसमें? X में, X स्टार में। तो G जो है, अब G के बारे में क्या है जी? S जो है वो सब बेस है X के ऊपर टोपोलॉजी टा की, यानी जो G है, U जो है वो क्या होगा? A इंटरसेक्शन G होगा। G क्या होगा? ओपन सेट होगा X स्टार में। और चूंकि ये सेट जो है ये सब बेस है, ये सब बेस है, ये वाला सेट टा के ऊपर जो टोपोलॉजी बनाई है, X के ऊपर जो टोपोलॉजी बनाई है उसकी, तो फिर ये G आया कैसे होगा? G इस तरह से आया होगा। G जो है वो यूनियन होगी जी इस सेट के जो मेंबर्स की फाइनाइट इंटरसेक्शन की, यानी इंटरसेक्शन ऑफ I फ्रॉम 1 to n SIs, इनसे आपके पास G बन रहा होगा। और आप यहां पे रिप्लेस कर दें A इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ इंटरसेक्शन I फ्रॉम 1 to n SIs, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? हम यहां पे इसको लिख सकते हैं, ये यूनियन बन जाएगी किस किस का जी? A इंटरसेक्शन S1 इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन S2 इंटरसेक्शन अप टू सो ऑन A इंटरसेक्शन SN, इन सब की यूनियन से क्या बन जाएगा? U बन जाएगा। तो फिर इसका मतलब ये है, ये यूनियन है आपकी। इसका मतलब ये है कि ये जो कलेक्शन आ रही है A इंटरसेक्शन S1 A इंटरसेक्शन S2, ये जो सेट्स बेसिकली आ रहे हैं, इनकी यूनियन से आपके पास जो सेट आ रहे हैं वो ओपन सेट आ रहे हैं। किसके ओपन सेट्स आ रहे हैं जी? टा A के ओपन सेट्स आ रहे हैं। इसका मतलब ये जो कलेक्शन है A इंटरसेक्शन SI टाइप की, ये क्या होगी? ये सब बेस होगी जो टा A के ऊपर आपने रिलेटिव टोपोलॉजी बनाई है। उसके बाद देखते हैं जी नेक्स्ट, इफ S इज अ सब बेस फॉर सम टोपोलॉजीज फॉर टोपोलॉजी स्टार एंड टा डैश, अगर आप S को दो टोपोलॉजीज के सब बेस कह रहे हैं ऑन अ सेट X, देन टा और टा डैश बेसिकली बराबर होंगे। अब ये भी सिंपल सी बात है कि अगर S इस टोपोलॉजी की सब बेस है तो इसका मतलब है कि S के जो टा के मेंबर्स हैं वो क्या होंगे? वो इस सेट S के फाइनाइट मेंबर्स की इंटरसेक्शन की यूनियन से, यानी वो यूनियन होंगे इस सेट S की जो S के जो फाइनाइट मेंबर्स हैं उनकी इंटरसेक्शन से। वो आपके पास किसके मेंबर्स होंगे? टा के मेंबर्स होंगे बेसिकली, ये ओपन सेट जो टा में होंगे। और इसमें भी क्या है जी? तो चूंकि S टा डैश की भी सब बेस होगी, तो जो सेट इधर पड़ा होगा, टा में पड़ा होगा, वो आपका इसमें भी पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि जो टा के मेंबर हैं वो भी इसके मेंबर्स, फाइनाइट मेंबर्स की इंटरसेक्शन की यूनियन से बन रहे हैं, और जो टा डैश के मेंबर हैं वो भी S के फाइनाइट मेंबर्स की इंटरसेक्शन की यूनियन से बन रहे हैं। तो इस तरह आप यहां से एक सेट पकड़ के उसको इधर पहुंचा सकते हैं और फिर इधर से इधर भी उसको पहुंचा सकते हैं। यानी आप टा को टा डैश का सबसेट बनाएंगे, फिर आप साबित करेंगे कि टा डैश से कोर्सर है और टा डैश जो है वो टा से कोर्सर है। ये दोनों काम करके हम यहां से ये बात कह सकेंगे कि टा और टा डैश एक्चुअली बराबर है, यानी ये एक ही टोपोलॉजी है। नेक्स्ट कुछ रिजल्ट्स देखते हैं। अकाउंटेबल सेट विद डिस्क्रीट टोपोलॉजी इज फर्स्ट काउंटेबल एज वेल एज सेकंड काउंटेबल। अगर X एक काउंटेबल सेट है और टोपोलॉजी आपने बनाई है डिस्क्रीट टोपोलॉजी, तो आपने बताना है जी वो फर्स्ट काउंटेबल भी है और सेकंड काउंटेबल भी है। तो यही थ्योरम हमें ये बता रहा है। तो चेक कर लेते हैं क्या वाकई ऐसा है। तो अगर तो काउंटेबल सेट है, टोपोलॉजी डिस्क्रीट है, और हमने क्या करना है, हमने बताना है जी वो फर्स्ट काउंटेबल भी हो, वो फर्स्ट काउंटेबल भी हो और सेकंड काउंटेबल भी हो। फर्स्ट काउंटेबल कैसे होगी स्पेस? फर्स्ट काउंटेबल तब होगी अगर उसकी आपको उसके हर एक पॉइंट के लिए x के हर पॉइंट के लिए आपको लोकल बेस मिले जो काउंटेबल हो। तो इस केस में, डिस्क्रीट टोपोलॉजी के केस में, आपकी हर x के लिए जो लोकल बेस होगी वो ये होगी। हर x के हर मेंबर स्मॉल x के लिए आपको ये काउंटेबल लोकल बेस मिल जाएगी। यानी डिस्क्रीट टोपोलॉजी काउंटेबल सेट के लिए क्या होगी? फर्स्ट काउंटेबल होगी। अब सेकंड काउंटेबल की बात करते हैं। तो ये सेकंड काउंटेबल भी होगी, क्योंकि सेकंड काउंटेबल कैसे होगी? उसकी वजह ये है कि इसकी जो बेस है
सेकंड काउंटेबल स्पेस हम उसको बोलते हैं जिसकी बेस काउंटेबल होती है। तो इसकी बेस क्या होगी? इसकी बेस ये होती है जी, जिसमें सारे सिंगलटन एक्स के मौजूद होते हैं, ये होती है बेस बीटा डिस्क्रीट टोपोलॉजी की। अब अगर मैं सेट अनकाउंटेबल लेता तो अब सारे सिंगलटन जो है उसके उनकी जो तादाद होती वो तो काउंटेबल ना होती ना। तो चूंकि सेट को हमने काउंटेबल लिया है तो उसी लिए जो उसकी बेस है वो काउंटेबल होगी, डिस्क्रीट टोपोलॉजी की बेस। सो अब ये आपकी बेस है, और चूंकि कैपिटल एक्स सिंगलटन कैपिटल एक्स जो है वो काउंटेबल है तो ये कलेक्शन भी जो है वो काउंटेबल ही होगी। सो डिस्क्रीट टोपोलॉजी के साथ अगर डिस्क्रीट टोपोलॉजी आपने काउंटेबल सेट में बनाई है, वो फर्स्ट काउंटेबल स्पेस भी है और सेकंड काउंटेबल स्पेस भी है। उसके बाद अ डिस्क्रीट स्पेस एक्स इज सेपरेबल इफ एंड ओनली इफ इट इज काउंटेबल। अब डिस्क्रीट स्पेस सेपरेबल स्पेस होगी इफ एंड ओनली इफ अगर x की जो कार्डिनलिटी है वो क्या होगी? काउंटेबल होगी। सेपरेबल क्या होती है? जिसका आपको काउंटेबल डेंस सबसेट मिल जाता है। चूंकि आपकी टोपोलॉजिकल स्पेस डिस्क्रीट है और डिस्क्रीट स्पेस में जो आपके ओपन सेट्स होते हैं वो सारे सबसेट्स होते हैं और क्लोज सेट्स भी सारे सबसेट्स होते हैं। यानी अगर आप कोई भी x का सबसेट पकड़ेंगे तो उसका क्लोजर जो है वो क्या बनेगा? A बनेगा, क्योंकि A क्लोज सेट है। तो अगर A क्लोज्ड है, A का क्लोजर A हो गया। अब हमने तो ढूंढना है काउंटेबल डेंस सबसेट, तो फिर A की सूरत में पॉसिबल है कि किसका क्लोजर X बनेगा? X का क्लोजर X बनेगा। तो अगर X काउंटेबल होगा तो फिर, और वो डेंस भी तो है, तो अगर X काउंटेबल होगा तो ही ये टोपोलॉजिकल स्पेस जो है वो सेपरेबल बनेगी। सो डिस्क्रीट स्पेस इज सेपरेबल इफ एंड ओनली इफ इट इज काउंटेबल। नेक्स्ट है जी एवरी सेकंड काउंटेबल स्पेस इज सेपरेबल स्पेस, कि हर जो सेकंड काउंटेबल स्पेस है वो क्या होती है? सेपरेबल स्पेस होती है। तो जरा थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। अगर तो आपके पास एक्स्ट्रा सेकंड काउंटेबल है, इसका मतलब है आपको एक कलेक्शन बीटा मिल जाएगी जो इसकी बेस होगी और वो बेस काउंटेबल होगी। यानी उसमें क्या मेंबर्स होंगे? B1, B2 अप टू सो ऑन Bn, ये उसकी बेस होगी और ये काउंटेबल बेस होगी। तो ये उसकी कलेक्शन जो है वो उसकी बेस होगी। अब हमने बेसिकली क्या काम करना है? हमने ये काम करना है, हमने बनाना है सेपरेबल, यानी हमने इसका एक सबसेट ढूंढना है जो काउंटेबल हो और जो डेंस हो। तो हम एक सबसेट बनाते हैं A, और उसमें क्या होगा? उसमें हमने कुछ x पकड़ने हैं, x1, x2 अप टू सो ऑन xn, वेयर हर xn जो है वो किस में है? वो Bn में है। यानी ये जो बेस एलिमेंट्स हैं इनमें से हमने x साइज पकड़ लिए हैं, उनकी जो कलेक्शन है वो काउंटेबल कलेक्शन से हमने एक सेट बना लिया है। अब ये काउंटेबल है और हमने कुछ एक्शंस परफॉर्म करके इसको बेसिकली डेंस बनाना है। यहाँ पे हम प्रूफ नहीं कर रहे, मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ कि इस तरह से उसने किया होगा। अगर आपने इसको प्रूव करना होगा डेंस, तो क्या करेंगे? आप कोई ओपन सेट पकड़ेंगे x को कंटेन करने वाला और साबित कर देंगे कि उसका जो A के साथ इंटरसेक्शन है वो नॉन एम्प्टी ही रहेगा हर ओपन सेट का। सो उससे साबित हो जाएगा जो A है वो डेंस होगा। तो अगर सेकंड काउंटेबल स्पेस है तो फिर क्या होती है? सेपरेबल स्पेस होती है। नेक्स्ट है जी एवरी सब स्पेस ऑफ फर्स्ट काउंटेबल स्पेस इज आल्सो फर्स्ट काउंटेबल, कि हर फर्स्ट काउंटेबल स्पेस की सब स्पेस फर्स्ट काउंटेबल ही होती है। इसी तरह हर सेकंड काउंटेबल स्पेस की जो सब स्पेस है वो भी क्या होती है? फर्स्ट काउंटेबल होती है। यानी फर्स्ट काउंटेबल होना, सेकंड काउंटेबल होना, ये कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? ये हेरिडिटरी प्रॉपर्टीज हैं। यानी अगर किसी बड़ी स्पेस में ये प्रॉपर्टीज हैं तो उस स्पेस की हर एक सब स्पेस में भी यही प्रॉपर्टीज होंगी।